हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आप सभी को पता है कि जो डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग है वो यहाँ पर 1 सितंबर को यहाँ पर स्टार्ट होने जा रही है। जो भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग वगैरह करवाना चाहते हैं वो अभी सारे स्टूडेंट्स एक्टिव हो जाए, क्योंकि ये जो फेज़ है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज की जो वीडियो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के ऊपर रहने वाली है, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो डबल ए ट्रिपल सी की वेबसाइट पर आ गया है। तो आपको ये जो वीडियो है वो लास्ट तक अच्छे से देख लेनी है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़े हुए काउंसलिंग कराते हैं। तो ये जो वीडियो है ये डिटेल में रहेगा, क्योंकि इसके अंदर मैं सारे एक एक पॉइंट्स आपको समझाने वाला हूँ गाइस। तो देखो, सबसे पहली चीज ये रहती है कि जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो रहता है वो इंपॉर्टेंट क्यों रहता है स्टूडेंट्स के लिए। अब ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो होता है ना, ये इन्फॉर्मेशन ये जो इंपॉर्टेंट रहता है ये इस वजह से रहता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें लिख रखी रहती है वो स्टूडेंट्स को कभी पता भी नहीं लगती है। और जब उससे कोई गलती हो जाती है काउंसलिंग के टाइम पर, तब जो कंडक्टिंग बॉडी है हमारी डब्ल्यू ट्रिपल सी वो साफ कह देती है कि हमने ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर मेंशन कर रखी थी। आपने रूल्स रेगुलेशंस नहीं पढ़े थे क्या काउंसलिंग के? आपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नहीं पढ़े थे? क्योंकि हम जो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो होता है उसे हम 6-7 दिन पहले रिलीज ही इस वजह से करते हैं ताकि स्टूडेंट को काउंसलिंग का पूरा नॉलेज हो। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको काउंसलिंग का पूरा नॉलेज देने वाला हूं, तो आप ये जो वीडियो है वो आप लास्ट तक देखना। तो सबसे पहली चीज है, डबल ए ट्रिपल सी की फुल फॉर्म क्या है? आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। ये जो कमेटी होती है ये आयुष के लिए काउंसलिंग कराती है। मेनली किसके लिए? बीएमएस के लिए, बीएचएमएस के लिए, बीयूएमएस के लिए और बीएसएमएस कॉलेज के लिए। इन कोर्सेज के लिए ये जो डबल ए ट्रिपल सी होती है वो काउंसलिंग कराती है यहाँ पर। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो ब्राउचर है इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर आपको काउंसलिंग स्कीम मिलेगी और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। और ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये आप देख सकते हो बिल्कुल लेटेस्ट है एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन भी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग वगैरह करवाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो हमारा आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड कोर्स के अंदर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरा गाइडेंस मिलेगा। इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, कौन से कॉलेज का कितना फीस है, 24/7 सपोर्ट सिस्टम मिलेगा हमारी टीम की तरफ से। चॉइस फिलिंग आपको बताई जाएगी खुद मेरे द्वारा। और जो पूरी काउंसलिंग होगी उसके अंदर आपको पीडीएफ्स और वीडियो सारी चीज़ें मिलने वाली है हमारी यहाँ पर। फिर ये जो काउंसलिंग होगी ये हमारी बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस कोर्स और बीवीएससी कोर्सेज के लिए रहती है। और अगर आपको कोई क्वेरी रहे इस काउंसलिंग गाइडेंस के रिगार्डिंग तो आप मुझे इन नंबरों के ऊपर भी आप कांटेक्ट करके बता सकते हो। फिर उसके बाद में जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो यहाँ पर फ्री गाइडेंस फॉर्म भी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके अंदर आपको कुछ नहीं, आपको अपनी एसेंशियल डिटेल्स आपको भरनी है, जिसके अंदर आपको अपना नाम, आपकी लोकेशन कहाँ की, आप कहाँ के रहने वाले हो, मार्क्स कितने थे और कैटेगरी कौन सी थी, कुछ इस प्रकार की आपको एसेंशियल डिटेल्स भरनी है। और जो मेरी काउंसलिंग टीम होगी वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी इसके अंदर। तो ये फॉर्म फिलअप करके भी आप हमारा जो ये काउंसलिंग गाइडेंस है इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। बाकी आप डायरेक्ट बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो गाइज। और गाइज देखो, बाद में मैं आपको ये बता दूं, अब देखो ये सारी बातें तो हो गई काउंसलिंग के रिगार्डिंग। अब मैं बात करता हूँ सीधा सीधा जो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसके बारे में। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर डिस्क्लेमर दे रखा है। अब ये जो डिस्क्लेमर होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रखी है जो कि स्टूडेंट नहीं पढ़ता है। यहाँ पर देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो सारे मैंडेटरी है, कोई भी ऑप्शनल नहीं है। तो आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान दो। उसके बाद में कैंडिडेट से ये कहा गया है कि अगर आपको काउंसलिंग वगैरह करवानी है तो आपको डबल ए ट्रिपल सी की वेबसाइट कंटिन्यूस विजिट करते रहना है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट में ये लिख रखा है कि जो भी स्टूडेंट डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग करवाना चाहता है उसे ये सारे जो स्कीम्स वगैरह हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग की, वो इसको माननी है। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट में ये लिख रखा है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है डबल ए ट्रिपल सी का वो ऑनलाइन फिल किया जाता है, तो ये आपको भर लेना है। फिर उसके बाद में ये लिख रखा है कि जो अदर मोड होगा ऑफलाइन वगैरह वो रिजेक्ट कर दिया जाता है सीधा। फिर उसके बाद में लिख रखा है कैंडिडेट यूज देयर सेम मोबाइल नंबर। अब देखो, काउंसलिंग आप अपनी करवा रहे हो तो आपको अपने मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ये मत करना किसी साइबर कैफे पे जा रहे हो और उसके मोबाइल नंबर और उसकी ईमेल आईडी डलवा दी, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह रहेंगे वो आपके फ़ोन पे आएंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में लिख रखा है कि जो कैंडिडेट होता है उसे सारी चीज़ों को लेकर इंश्योर रहना है।
जो भी वो डाटा वगैरह फिलअप कर रहा है वो डाटा करेक्ट तो है ना, कोई डाटा गलत तो नहीं भर रहा है, क्योंकि अगर वो कोई डाटा गलत भरता है तो उसके लिए जो कैंडिडेट है वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल रहेगा। जो AA CCC है वो इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखता है, क्योंकि वो आपकी गलती है ना कि काउंसलिंग बॉडी की। फिर कैंडिडेट जो हैं AA CCC काउंसलिंग के अंदर जो रजिस्ट्रेशन कर, उन्हें साफ साफ ये कहा जा रहा है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन करने का जो मौका होगा वो आपको एक बार दिया जाएगा, यहाँ पर दूसरी बार आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आप सोच रहे हो आप 2-3 बार रजिस्ट्रेशन कर लेगो तो पॉसिबल नहीं है। तो आप जिस भी कोर्स के लिए आप अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हो वो आप सिलेक्ट अच्छे से करना, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अगर किसी स्टूडेंट को BMS BHMS के लिए दोनों के लिए काउंसलिंग करानी है तो दोनों के लिए करवाए, लेकिन आप अपने ऑप्शन सारे खुले रखना, क्योंकि बाद में एंड ऑफ द मोमेंट पे ये नहीं होगा कि आप ये चाहो कि मैं इस चीज़ को चेंज कर लूंगा, तो वो वैसे वो चीज़ें चेंज नहीं होगी। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज शैल बी अवेलेबल एट द बिगनिंग ऑफ राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। मॉप अप राउंड के अंदर, सेकेंड राउंड के अंदर और फर्स्ट राउंड के अंदर, इन राउंड्स के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी मिलेगी। और सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर ये लिख रखा है कि कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं होने वाला है। किसके अंदर? कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर नहीं होगा। तो आपको इस चीज का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर देखो अब कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जिसके अंदर आपका सिक्योरिटी मनी जो होता है वो फॉरफिट कर लिया जाता है। फॉरफिट का मतलब होता है जब्त कर लेना। अगर कोई कैंडिडेट को सीट अलॉट होती है राउंड सेकंड के अंदर, और राउंड सेकंड के अंदर सीट अलॉट होने के बाद में वो कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और उसके बाद में अगर वो एडमिशन अपना कैंसिल करवाता है तो उसकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट कर ली जाएगी। सेकंड पॉइंट में ये लिख रखा है अगर किसी स्टूडेंट को कोई कॉलेज अलॉट होता है मॉपअप राउंड के अंदर या स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर, मैं दोनों पॉइंट्स एक साथ समझा दे रहा हूं। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है मॉपअप राउंड के अंदर और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर, और उसके बाद में अगर आप छोड़ते हो अपग्रेडेशन वगैरह करवाने के बाद या अलॉटमेंट होने के बाद या एडमिशन लेने के बाद, तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो यहाँ पर फॉरफिट कर ली जाएगी। फिर उसके बाद में देखो ये लिख रखा है कि जो एडमिशन अथॉरिटी है वो आपका एडमिशन कैंसिल भी कर सकती है अगर आप कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करते हो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। और जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाते हो तब आप जो एडमिशन अथॉरिटी है वहां पर वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाते हो, तो आपका एडमिशन यहाँ पर साफ साफ कैंसिल हो जाएगा। अब इससे ये कहना क्या चाह रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पिछले साल मैं मेरी स्टूडेंट का एग्जाम्पल दे देता हूँ। उन्होंने किया क्या था, यूपी स्टेट से वो ओबीसी कैटेगरी में काउंट होते थे लेकिन सेंट्रल से वो जनरल कैटेगरी में काउंट होते थे। तो उन्होंने क्या किया, ओबीसी का भर दिया। तो उन्हें जोधपुर का कॉलेज अलॉट हुआ था, लेकिन जैसे ही वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए तो वहां पर उनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट था वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि उनका जो वो ओबीसी सर्टिफिकेट था वो यूपी स्टेट का था। और गाइज अगर आप AA CCC की काउंसलिंग करा रहे हो तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है कैटेगरी वाला वो आपके पास सेंट्रल वाला होना चाहिए, क्योंकि ये जो सेंट्रल वाला जो सर्टिफिकेट होता है ना ये सेंट्रल काउंसलिंग्स के लिए ही बना हुआ है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप काउंसलिंग करा रहे हो तो आपके पास सेंट्रल का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोनों सर्टिफिकेट्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और आप जब आप डॉक्यूमेंट्स लेकर भी जा रहे हो वेरिफिकेशन के लिए तब भी आपके पास दोनों डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो इस चीज का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर करते हैं। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट जो कि सीट ज्वाइन करता है राउंड सेकंड के अंदर और वो फ्री एग्जिट चाहता है तो उसे 3 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसे वो सीट छोड़ देनी है। उससे क्या होगा, आपका सिक्योरिटी मनी भी फॉरफिट नहीं किया जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई भी नहीं होगे फर्दर राउंड्स के लिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। देखो एक अच्छा सा पॉइंट लिख रखा था, बहुत सारे स्टूडेंट बिना पढ़े निकल जाते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स ने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी उन्हें ये चीज़ पता लगी होगी। इस वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मेरे से काउंसलिंग करवाना प्रीफर करते हैं। हर साल मैं लगभग 500 प्लस स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करता हूँ, चॉइस फिलिंग वगैरह सारी चीज़ों के अंदर हेल्प करता हूँ। अब यही मेन रीजन होता है कि अगर आपके मार्क्स कम होने के बावजूद भी आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से नहीं पढ़ता है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये लिख रखा है ऑल इंडिया कोटा के अंदर जो रिमेनिंग सीट जो वैकेंट रह जाएगी राउंड 2 के अंदर वो राउंड 3 में चली जाएगी और राउंड 3 से वो राउंड 4 में चली जाएगी। और लास्ट में क्या होता है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर
अगर कोई सीट जैसे कि एसटी कैटेगरी की है वो अगर खाली रह जाती है तो वो एससी कैटेगरी में चेंज हो जाती है, और एससी की किस में चेंज होती है, ओबीसी में। और आगे ये जो सीट्स होती है वो किस में चेंज हो जाती है, यूआर कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस की भी किस में चेंज हो जाती है, यूआर कैटेगरी में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है गाइस। फिर उसके बाद में देखो लिख रखा है वंस अ कैंडिडेट अलॉट सीट इन राउंड 3 या वैकेंसी राउंड, वो एग्जिट नहीं कर सकता है। यही सारी बातें लिख रखी है यहाँ पर। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट में ये लिख रखा है, कैंडिडेट में काइंडली नोट दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ डबल ए ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग 2023 डज नॉट कन्फर ऑटोमेटिक राइट टू सिक्योर अंडर ग्रेजुएटेड सीट। तो यहाँ पर ये लिख रखा है कि रजिस्ट्रेशन करने से आपकी सीट कंफर्म नहीं हो जाती है। यहाँ पर मेरिट बेसिस पे पूरा काम होता है, जितनी अच्छी आपकी रैंक है उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। और अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो उसके लिए डबल ट्रिपल सी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उसके लायक आपके मार्क्स ही नहीं होंगे, इस वजह से आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। इसी यही कारण है, आपको जो अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह है वो आपको बहुत सोच समझ के करनी है यहाँ पर। फिर उसके बाद में जो सिलेक्शन होता है और जो एडमिशन होता है आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी इंस्टीट्यूशन के लिए, ये रिकॉग्नाइज किया जाता है एनसीआईएसएम और एनसीएच के द्वारा। एनसीआईएसएम और एनसीएच इस पे पूरा ध्यान देती है सीट्स वगैरह को लेकर। आपने देखा होगा पहले जो शेड्यूल आया था वो एनसीआईएसएम और एनसीएच की तरफ से आया था कि आपको इस तरीके से आपको अपना शेड्यूल बनाना है सारे स्टेट्स के लिए और सेंट्रल काउंसलिंग बॉडी के लिए, डब्ल्यू ट्रिपल सी के लिए। अब देखो डब्ल्यू ट्रिपल सी ने 1 सितंबर से ही अपनी काउंसलिंग चालू करी है, ऐसा नहीं किया उन्होंने 25 अगस्त से अपनी काउंसलिंग चालू कर दी। तो शेड्यूल के हिसाब से पूरा चलना पड़ता है, मतलब यहाँ पर ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट में ये लिख रखा है कि जो इन्फॉर्मेशन जो होती है फी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, स्टाइपेंड के रिगार्डिंग, बॉन्ड अमाउंट के रिगार्डिंग और सर्विसेज के रिगार्डिंग, रूरल एरिया में, ट्राइबल एरिया में, हॉस्टल के रिगार्डिंग, फूड के रिगार्डिंग और अदर कंडीशंस के रिगार्डिंग, सिद्धा, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी कॉलेजेस के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए कॉलेज रिस्पॉन्सिबल रहता है, डब्ल्यू ट्रिपल सी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है। तो आप जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको वहाँ पर क्या करना है, आपको एक बार खुद से कंफर्म कर लेना है क्या नहीं है। फिर उसके बाद में जो फी स्ट्रक्चर जो होता है और एनी एडिशनल चार्ज जो होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलता है, बहुत बार यहाँ पर आपको हिडन चार्जेस देखने को मिलते हैं। तो आपको पहले ही कॉलेज से कंफर्म कर लेना है कि भाई आपके कॉलेज का क्या चार्ज वगैरह रहता है, कोई हिडन चार्ज वगैरह तो नहीं है, कोई हाई फीस स्ट्रक्चर वगैरह तो नहीं है, पहले कुछ और बताया जा रहा है बाद में कुछ और बताया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती है वो काउंसलिंग के टाइम पर बहुत काम आती है। फिर उसके बाद में देखो जो काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटा के लिए, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस कोर्स के रिगार्डिंग, प्राइवेट सीट्स के लिए, ये कौन कंडक्ट कराती है, स्टेट काउंसलिंग जो होती है अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स की, वो कंडक्ट कराती है 15% की भी और 85% की भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और अगर मुझे कॉलेज चाहिए यूपी में तो मुझे यूपी की स्टेट आयुष काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। और अगर मैं यूपी का रहने वाला हूँ और अगर मुझे कॉलेज चाहिए कर्नाटका में तो मुझे काउंसलिंग किसकी करानी पड़ेगी, कर्नाटका की। और अगर मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और अगर मुझे कॉलेज चाहिए राजस्थान में तो मुझे काउंसलिंग कहाँ की करानी पड़ेगी, राजस्थान की। तो गाइज इस एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको ये समझाया है कि ये जो काउंसलिंग जो होती है ना, आपको जिस स्टेट में एडमिशन लेना है, जिस स्टेट की प्राइवेट कॉलेज में, आपको उसी स्टेट की प्राइवेट कॉलेज में आपको अपनी काउंसलिंग करानी पड़ेगी। फिर यहाँ पर ये लिख रखा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट डब्ल्यू ट्रिपल सी वेबसाइट रेगुलरली, अपडेटेड शेड्यूल, रिजल्ट, नोटिस, रिफंड ऑफ सिक्योरिटी मनी वगैरह। तो स्टूडेंट से यहाँ पर ये कहा गया है कि स्टूडेंट को रेगुलरली विजिट करते रहना है डब्ल्यू ट्रिपल सी की वेबसाइट किसी भी इंफॉर्मेशन या अपडेट के लिए। और जो सारे जो एडमिशन्स होते हैं वो यहाँ पर ऑनलाइन मोड से होते हैं। ऑनलाइन मोड से होने के बाद में स्टूडेंट्स को प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है। एक चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि यहाँ पर कोई भी एडमिशन जो होता है वो ऑफलाइन मोड के द्वारा नहीं होता है। बहुत सारे काउंसलर्स वगैरह कहते हैं आप हमें 1 लाख रुपया दे दो, 2 लाख रुपया दे दो, हम आपका गवर्नमेंट सीट वगैरह बुक कर देंगे। तो इन प्रकार की चीज़ों से आप सावधान रहें, इन प्रकार की जो फिशिंग्स होती है इनमें आप ना फंसे गाइस। क्योंकि यहाँ पर देखो साफ साफ कह रखा है जो भी चीज़ें होंगी वो बिल्कुल लीगल तरीके से होंगी और ऑनलाइन होंगी, तो उसमें कोई गफला करने का कोई सीन ही नहीं बनता है, मतलब। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में कह रखा है कि सम इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो रिजर्व रखते हैं अपनी सीट को, जैसे कि माइनॉरिटी के लिए, जैसे कि जैन माइनॉरिटी हो गई, मुस्लिम माइनॉरिटी हो गई, हिंदी लैंग्वेज हो गई। इन स्टूडेंट्स के लिए ये जो कॉलेज होते हैं ये अपनी जो सीट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं। इसका कॉलेज का एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ, जो केजी मित्तल कॉलेज है,
कहाँ पर है ये केजी मित्तल कॉलेज? मुंबई में है। बीएमएस का कॉलेज है, ये क्या है? माइनॉरिटी कॉलेज है। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो द डबल ए ट्रिपल सी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज नो रोल इन काउंसलिंग ऑफ सेंट्रल पूल कोटा सीट्स। तो ये जो सेंट्रल पूल कोटा सीट्स जो होती है ना, ये आगे से डिसाइड होके आती है आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा और एनसीआईएसएम और एनसीएच के द्वारा। इसमें डबल ए ट्रिपल सी का कोई रोल नहीं रहता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक काउंसलिंग बॉडी है। फिर उसके बाद में द रोल ऑफ डबल ए ट्रिपल सी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज लिमिटेड टू द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स एज पर देयर मेरिट लिस्ट एंड चॉइसेस बेस्ड ऑन डाटा इंफॉर्मेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम एनटीए। तो यहाँ पर ये कह रखा है अगर किसी स्टूडेंट के 500 नंबर हैं और अगर वो एक ही कॉलेज भर रहा है चॉइस फिलिंग में और उसे अगर वो कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो वो उसे उसकी गलती है, क्योंकि अगर आप चॉइस फिलिंग में अच्छे से अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग करते तो आपको कॉलेज भी मिल जाता और आपका ईयर भी वेस्ट नहीं होता। और अगर आप पागलों की तरह चॉइस फिलिंग करोगे तो यहाँ पर आपका ईयर भी वेस्ट हो जाएगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा काउंसलिंग कराने का, और कुछ केसेस में आपकी सिक्योरिटी मनी भी यहाँ पर फॉरफिट हो सकती है गाइस। उसके बाद में देखो जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो रिफंड कर दिया जाता है बैंक अकाउंट्स के अंदर, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भरे थे डबल ए ट्रिपल सी पोर्टल पर। फिर उसके बाद में जो मॉपअप राउंड होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं? राउंड थर्ड कहते हैं। और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं वो गाइडेंस पर्पस के लिए हैं। जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो वैलिड नहीं है लीगल पर्पस के लिए। फिर उसके बाद में ये कह रखा है कि अगर आपको कोई हेल्प वगैरह चाहिए काउंसलिंग के अंदर तो ये डबल ए ट्रिपल सी के हेल्पलाइन नंबर है, आप इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह रहे तो आप यहाँ पर भी कॉल करके पूछ सकते हो। फिर ये जो फ्लो चार्ट है, जो एक काउंसलिंग प्रोसेस है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी गाइस। तो इस चीज़ को अभी के लिए अपन छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चीज़ के बारे में भी जिक्र करने वाला हूँ। फिर देखो लिस्ट ऑफ एब्रीवेशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो शॉर्ट फॉर्म दे रखी है डबल ए ट्रिपल सी की, आप देख लो AIIA की देख लो, AIQ की देख लो, AIQG की देख लो, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ASU&H, BMS, BUMS, BSMS, BHMS, BHU, CCH, CCIM, CU, DU, जनरल वगैरह, ये सारे आप शॉर्ट फॉर्म्स आप यहाँ पर देख लो पॉज करके वीडियो को गाइस। तो यही है शॉर्ट फॉर्म्स इस वजह से बताए जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो कि ये PWBD क्या लिखा हुआ है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें जो होती है डबल ए ट्रिपल सी हाईलाइट करके देती है ऑलरेडी, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तब बस ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई रहती है वहाँ पर। फिर उसके बाद में देखो इंडेक्स आ गया है डबल ए ट्रिपल सी का, जिसके अंदर पहले पेज के अंदर इनका इंट्रोडक्शन है, दूसरे पेज के अंदर काउंसलिंग टाइप्स हैं और राउंड्स हैं, तीसरे पेज के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी है, और जो ये रजिस्ट्रेशन और जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा। और जो ये रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी मनी है ये मैं आपको इसी वीडियो के अंदर यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो मेनली यहाँ पर अपन चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 5 को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद में एनेक्स्चर्स के अंदर क्या दे रखा है? डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बता रखा है कैसा होना चाहिए आपका, और सेंटर्स बता रखे हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए। फिर SC ST सर्टिफिकेट बता रखा है, OBC NCL सर्टिफिकेट बता रखा है, जनरल EWS सर्टिफिकेट का यहाँ पर परफॉर्मा बता रखा है। फिर उसके बाद में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और इसके हिसाब से आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है। इसी वजह से मैं स्टूडेंट से मना कर रहा था कि आप अभी अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मत बनवाओ। आपको क्या करना है, डबल ए ट्रिपल सी का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है यहाँ से आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करके यहाँ से बनवाना है आपको। फिर देखो आप यहाँ पर सबसे पहले बात करिए चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में यही छोटी मोटी चीज़ें दे रखी है। अब AIQ शीट्स के अंदर कौन कौन सी सीटें आती है ये सबसे पहले यहाँ पर बताया है। तो 15% के अंदर यहाँ पर सबसे पहले आती है गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस। गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस का मतलब सेमी गवर्नमेंट नहीं होता है, बार बार मैं कह कर थक चुका हूँ स्टूडेंट से, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि अगर सेमी गवर्नमेंट होता तो यहाँ पर साफ साफ सेमी गवर्नमेंट एडेड लिखा हुआ रहता। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है ना कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। फिर दूसरे पॉइंट में दे रखा है 100% BMS सीट्स होती है किसकी? BHU की। 100% BMS सीट्स होती है ITRA जामनगर की। 100% BMS सीट्स होती है NIH जयपुर की। 100% BHMS सीट्स होती है NIH कोलकाता की। और 100% UG सीट्स होती है किसकी? सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी की। और 50% सीट्स होती है AIIA गोवा की। बाकी की 50% किसके लिए होती है? गोवा के स्टूडेंट्स के लिए। 50% सीट्स जो होती है वो BSMS के लिए होती है और बाकी की 50% तमिलनाडु के स्टूडेंट्स के लिए। और 50% सीट्स BUMS के लिए है, AMU अलीगढ़ के लिए, और बाकी की 50% किसके लिए है? यूपी स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए।
और जो 50% सीट्स है BMS BHMS की रहने वाली है NEIH शिलोंग मेघालय के लिए। और बाकी की 50% जो 7 सिस्टर्स हैं हमारी, 7 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट साइड के, उनके लिए बाकी की 50% सीट्स रहती है यहाँ पर BMS और BHMS की। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो यही सारी चीज़ें दे रखी थी। चैप्टर 2 के बारे में बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, काउंसलिंग टाइप्स और राउंड्स के बारे में। तो यहाँ पर देखो यही लिख रखा है, यहाँ पर राउंड जो होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस की, और मेनली 4 राउंड रहने वाले हैं यहाँ पर। इसी प्रकार सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए भी यहाँ पर 4 राउंड रहने वाले हैं यहाँ पर। और अगर मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करूँ, इस चीज़ को आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर भी 4 राउंड होंगे, लेकिन जो ये शुरुआत के 3 राउंड होंगे इनको कंडक्ट कराएगी AACCC, और जो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड होगा इसको कंडक्ट कराएगी डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आउट ऑफ 4 राउंड 3 राउंड विल बी कंडक्टेड बाय AACCC, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, और जो स्टे वैकेंसी राउंड होगा वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। और जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स की लिस्ट रहेगी वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास क्या कर दी जाएगी, फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ओनली कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड इन AACCC काउंसलिंग आर एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्टेड बाय डीम्ड यूनिवर्सिटी। ऑल द UG सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी आर डोमिसाइल फ्री एंड अनरिजर्व्ड। तो यहाँ पर ये लिख रखा है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी की जितनी भी सीट्स होती है वो डोमिसाइल फ्री होती है और अनरिजर्व्ड होती है। यानी कि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रिजर्वेशन पॉलिसी रहती है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। 100 की 100% सीट्स होती है वो यहाँ पर UR कैटेगरी के लिए होती है। इसके अंदर SC कैटेगरी वाला, ST कैटेगरी वाला, OBC कैटेगरी वाला, EWS कैटेगरी वाला, सारे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। फिर तीसरा चैप्टर है रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में। SC को 15% रिजर्वेशन है, ST को 7.5% है, और OBC NCL को 27% है नॉन क्रीमी लेयर वालों को। फिर उसके बाद में जनरल EWS को 10% है, और PWD यानी फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट्स को यहाँ पर 5% रिजर्वेशन है। तो आपको रिजर्वेशन का भी ध्यान रखना है, और आपको जो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट है OBC कैटेगरी वालों को और EWS कैटेगरी वालों को वो आपको वैलिडेट करवा के रखना है 1 अप्रैल के बाद वाला। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो यही सारी चीज़ें दे रखी है। डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर दे रखा है कि 40% इम्पेयरमेंट होना चाहिए अगर आपको PWD सर्टिफिकेट चाहिए तो। और सारे जो भी चीज़ें हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग वो इस काउंसलिंग ब्राउचर में बता रखा है, कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो जो ये सर्टिफिकेट होता है डिसेबिलिटी का, ये डिसेबिलिटी सेंटर से बनता है, और कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी बोर्ड की का जो सर्टिफिकेट होता है डिसेबिलिटी का वो यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद में यही सारी चीज़ें दे रखी थी। देखो यहाँ पर यही लिख रखा है, मैंने आपको शुरुआत में ऊपर भी बताया था कैटेगरी का कन्वर्जन कैसे होता है। अगर ये सीट खाली है तो इसका कन्वर्जन इसमें होगा, ST PWD का पहले ST में होगा, SC PWD का पहले SC में होगा, UR का पहले फिजिकल हैंडीकैप के अपनी अपनी कैटेगरीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में ST का कन्वर्जन SC में होता है, SC का सीधा UR में, जनरल EWS का सीधा UR में, मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, लेगुलिस्टिक माइनॉरिटी सीधा UR में, और OBC का भी सीधा UR में होता है। फिर उसके बाद में NRI का क्या होता है, सीधा UR में हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लो, OBC का क्या, सीधा UR में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन और जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा डिटेल के अंदर, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो सारी जो पॉइंट्स है, सारी चीज़ें वह हैं वो यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी समझाते हुए चल रहा हूँ, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई फिक्र नहीं करनी है। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस और सिक्योरिटी मनी के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो UR EWS OBC NCL के लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 1000 रुपये, SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये, और डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप अपनी काउंसलिंग करा रहे हो तो सारी कैटेगरीज के लिए कितनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, 5000 रुपये फ़ीस है। और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो होती है ना, इसे ही अपन क्या बोलते हैं, नॉन रिफंडेबल फ़ीस वो बोलते हैं। ये जो फ़ीस होती है वो आपकी रिफंडेबल नहीं होती है। और जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो सारी कैटेगरीज के लिए 10,000 रुपये अगर स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले रहा है, और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग करा रहे हो तो इसकी 50,000 है। और गवर्नमेंट प्लस DU की करवा रहे हो डीम्ड यूनिवर्सिटी की तो उसकी 70,000 नहीं है, 70,000 नहीं है, उसकी मात्र 50,000 रुपये। ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और जो ये सिक्योरिटी मनी होती है ये रिफंडेबल है ऐसे तो, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है ये आपका फॉरफिट कर लिया जाता है। ऊपर की साइड में आपको एग्जांपल दे चुका हूँ ऑलरेडी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो
55,000 रुपये उन स्टूडेंट्स के लगेंगे जो या तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करा रहा होगा या गवर्नमेंट प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करा रहा होगा। और 11,000 रुपये उन स्टूडेंट्स के लगेंगे EWS OBC जनरल वालों के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग कराएंगे। और ST वालों के यहाँ पर लगने वाले हैं 10,500 रुपये। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, इफ़ अ कैंडिडेट विश टू अप्लाई बोथ AIQ एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी ही शीड नीड टू पे फी और बोथ। तो यहाँ पर यही लिख रखा है कि 50,000 रुपये मात्र पे करने हैं उनको सिक्योरिटी अमाउंट और 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, चाहे से वो डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी काउंसलिंग करवा ले उसके साथ में और गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी करवा ले। फिर देखो क्या क्या नॉर्म्स हैं सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होने के, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और रिफंड रिलेटेड FAQs के अंदर यही लिख रखा है कि जो रिफंड होता है वो EEEC की काउंसलिंग को ख़त्म होने के बाद में रिफंड होता है और कम से कम इसके अंदर 20 वर्किंग डेज लगते हैं। कहने के लिए 20 वर्किंग डेज है, बाकी यहाँ से 2 से 3 महीने लगते हैं सिर्फ और सिर्फ लिस्ट आने में। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो सारी चीज़ें लिख रखी है, कैंसिल चेक वगैरह, बैंक का स्टेटमेंट वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो। और अगर आप किसी दूसरे का भी बैंक अकाउंट डाल रहे हो तो यहाँ पर जो लिस्ट होती है उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ रहता है ऑलरेडी, किसका रिफंड हुआ है किसका रिफंड नहीं हुआ, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के रिगार्डिंग। वॉट हैपन्ड इफ कैंडिडेट बाई मिस्टेक मेक मोर देन वन पेमेंट फॉर सेम रोल, कैंडिडेट कैन अप्रोच द फाइनेंशियल कस्टडियन आफ्टर 15 days ऑफ क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन विंडो। The financial custodian will refund the excess of payment if any within 13 days of receipt request from candidate। अगर कोई स्टूडेंट 2 बार रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो उसे विदिन 30 दिनों के अंदर अंदर उसे यहाँ पर कांटेक्ट करना पड़ता है फाइनेंशियल कस्टडियन के अंदर। और यहाँ पर देखो सारी डिटेल्स भी दे रखी है, आपको कांटेक्ट कैसे क्या करना है ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी है। कैन आई इनिशिएट रिफंड प्रोसीडिंग्स थ्रू चार्ज बैक क्लेम बाई थ्रू द कार्ड इशूइंग बैंक, तो यहाँ पर साफ नो लिख रखा है। फिर उसके बाद में व्हाट इज फाइनेंशियल कस्टडियन, तो यहाँ पर यही लिख रखा है ये एक AII ये दिल्ली का एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन जो होता है उसके अंडर ये एक कमेटी आती है जो कि सारा रिफंड वगैरह का सारी चीज़ों को यहाँ पर देखती है। फिर उसके बाद में देखो कांटेक्ट करने के ऑप्शंस दे रखे हैं, ये उनकी जीमेल आईडी है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल आईडीज़ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, उसके थ्रू आप यहाँ पर सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर देखो बैंक चार्जेस वगैरह के बारे में भी बता रखा है, कोई बैंक चार्ज नहीं लगता है। और आयुष पे का जो इंटरेस्ट होता है रिफंड सिक्योरिटी अमाउंट में वो कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता है। फिर उसके बाद में कैंडिडेट जो होता है, कैसे कि कोई स्टूडेंट सोचे कि मैंने 50,000 जमा किए हैं तो 4 महीने बाद मुझे उसके 52,000 रुपये मिलेंगे या 55,000 रुपये मिलेंगे, तो यहाँ पर कोई भी ब्याज वाला सिस्टम नहीं रहता है। इसी चीज़ के लिए यहाँ पर कही है, मैं शुद्ध देसी भाषा में समझा रहा हूँ आपको। If a candidate does not get payment confirmation of the payment gateway provider, who and किस आपको मतलब किसको अप्रोच करना है अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है या आपका पेमेंट जो होता है वो पेमेंट गेटवे पे अगर आपका रुक जाता है, तो आपको इसके अंदर फाइनेंशियल कस्टडियन को आपको क्या करना है, कांटेक्ट करना है। और आपको बैंक को भी कांटेक्ट करना है विदिन 5 days के अंदर जैसे ही रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज होती है। फिर उसके बाद में जो सिक्योरिटी फीस होती है वो रिफंडेबल होती है सारे केसेस में। तो यहाँ पर यही बता रखे हैं, वो जो तीनों पॉइंट्स जो मैंने ऊपर की साइड बताए थे यही मैंने बता रखे हैं। और यहाँ पर देखो यही लिख रखा है कि इफ़ अ कैंडिडेट नॉट अपग्रेडेड राउंड 2 सीट एंड रिजाइन फ्रॉम राउंड 1 सीट ज्वाइंट बियॉन्ड इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड विद इन 5 days द अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 रिजल्ट। तो यहाँ पर यही कह रखा है कि राउंड 1 के अंदर भी अगर कोई स्टूडेंट अपनी सीट जो होता है वो कैंसिल करवाता है तो उसे विद इन 5 days के अंदर आप उसको क्या करना होता है, अपनी सीट को क्या करना होता है, बताना पड़ता है कि भाई मेरे को ये सीट कैंसिल करवानी है, मुझे ये सीट नहीं लेनी है। फिर उसके बाद में लिख रखा है कि इफ़ द कैंडिडेट लेफ्ट हीज या हर जॉइंट सीट थ्रू ऑफलाइन मोड आफ्टर स्ट्रे वैकेंसी राउंड, तो उसका जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो यहाँ पर फॉरफिट कर लिया जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके आपको पढ़ लेना है, कौन कौन सी चीज़ों के अंदर आपका जो सिक्योरिटी मनी होगा वो यहाँ पर फॉरफिट किया जाएगा। और ये स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, आपको इनको नोट डाउन कर लेना है, कोई क्वेरी वगैरह रहे तो आप यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। ये ईमेल आईडीज़ दे रखी है, यहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और देखो कांटेक्ट का टाइम भी दे रखा है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का यहाँ पर फॉर्मेट दे रखा है। फिर सेंटर्स बता रखे हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सारी चीज़ें बता रखी है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में। उसके बाद में अगर आप नीचे की साइड आओगे और तो यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट्स देखने को मिलेंगे, ये SC और ST का है। उसके बाद में OBC NCL का है, ये EWS का है,
इस टाइप का फॉर्मेट होना चाहिए और ये मेडिकल फिटनेस का फॉर्मेट है, इसका आप प्रिंट आउट करवा लेना। इसका प्रिंट आउट करवाने के बाद में आपको इसके ऊपर आपको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है गाइस। यहाँ पर आपका सिग्नेचर रहेगा, नाम रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा डॉक्टर का, और जिस डॉक्टर ने आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाया है उसका सील और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का क्या होगा, साइन होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो एड्रेस होगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का, डेट बताई जाएगी आपको यहाँ पर, और उसके द्वारा कुछ मार्क्स वगैरह दिए जा रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद करवाए जाएंगे, और यहाँ पर आपको अपना क्या करना है, नाम डालना है। तो यही सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद में देखो लिस्ट बता रखी है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, ये मैं आपको ऑलरेडी पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, आप वीडियो पॉज करके इस वाली वीडियो में भी देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ कॉलेजेस भी ऐड हुए थे राजस्थान के अंदर, 6 कॉलेजेस ऐड हुए हैं, तो ये भी एक गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैं पूरा डीम्ड यूनिवर्सिटी वगैरह सबका बता रखा हूँ, और ये वाला जो पीडीएफ है वो मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा हूँ, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। सारी चीज़ों का जो लिंक्स है वो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है गाइस। तो इस तरीके से देखो अपन ने सारी चीज़ों को पढ़ लिया। और गाइस फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट रहता है तो मैंने आपको बता ही दिया, आप हमारा काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हो, आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट, और आप हमारा फ्री गाइडेंस फॉर्म को फिलअप कर लेना अगर आप इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो। इस कोर्स में आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको मेरी या मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा, मैं या मेरी टीम आपको, और पूरा गाइडेंस दिया जाएगा आपको लास्ट राउंड तक। आई होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि ये वीडियो बनाते बनाते इतनी लॉन्ग हो गई है, क्योंकि इसके अंदर देखो मुझे सारी चीज़ें कवर करनी थी, और फिर भी कुछ काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह है वो कवर नहीं हो पाया है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊँगा। लेकिन मैंने कोशिश ये करी है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें मैं आपको समझा सकूँ वो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है गाइस। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी लंबी थी, अब आपको ये वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए क्या, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और आपके कोई दोस्त वगैरह अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हैं तो आप उनको ये वीडियो शेयर जरूर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है गाइस मुझे। तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।